जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। श्रमिकों वंचितों को सशक्त बनाना ही देश की प्राथमिकता है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा, श्रमिकों और वंचितों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कल इंदौर में आयोजित मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि इस तारीख को श्रमिकों के लिए न्याय की तारीख के तौर पर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 224 करोड़ रुपए का एक चेक भी सौंपा, जिससे वर्षों पहले बंद हो चुकी इंदौर स्थित हुकुमचंद मिल के 4,800 मजदूरों का बकाया भुगतान किया जाएगा। उन्होंने इतने धैर्य के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मजदूरों की सराहना की। साथ ही कहा कि इन श्रमिकों के मुस्कुराते चेहरे और मालाओं की खुशबू सरकार को समाज की भलाई के काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान खरगोन जिले के ग्राम समराज और आशुखेड़ी में स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। उत्तर प्रदेश के 75 में से 43 जिलों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कानपुर नगर, कानपुर देहात, बुंदेलखंड और उन्नाव तथा आसपास के 12 जिले शामिल हैं जिनमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। CGWA की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 469 जिलों में फ्लोराइड और 230 जिलों में आर्सेनिक की अधिकता मिली है। CGW ने माना है कि दोनों रसायन धातु की पानी में मौजूदगी लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। NGT को 18 दिसंबर को दी गई अपनी रिपोर्ट में CGWA ने कहा कि भूगर्भ जल में फ्लोराइड की तय मात्रा 1 मिलीमीटर ग्राम प्रति लीटर है, जबकि 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा दांतों और हड्डियों के लिए नुकसानदायक होती है। NGT ने नेशनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश सहित 27 राज्यों के मुख्य सचिव से इसकी रोकथाम और बचाव के लिए कदम उठाने के लिए रिपोर्ट मांगी थी। इस फ्लोराइड अधिकता वाले जिलों में हरदोई भी आता है, जहां फ्लोराइड की मात्रा तय मात्रा से अधिक पाई जाती है और जिससे यहां के लोगों को सेहत के प्रति सजग रहने की भी आवश्यकता है। कानपुर IIT वायु प्रदूषण से बचाने में अब मदद करेगा और IIT के प्रोफेसर मुकेश शर्मा ने WHO की एडवाइजरी ग्रुप में शामिल होकर यह एक मंथन किया, जिससे कि उन्होंने बताया है कि वायु प्रदूषण से बचाने में IIT कानपुर अब दुनिया की मदद करेगा। संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मुकेश शर्मा का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह NGPGAPH टैग का मानक सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर शर्मा दुनिया भर में वायु प्रदूषण कम करने पर अब काम करेंगे। प्रोफेसर मुकेश शर्मा के अनुसार टैग के सदस्यों को दुनिया भर में उत्कृष्ट कार्य व शोध के आधार पर चुना जाता है। टैग WHO का एक सलाहकार निकाय है जो दुनिया भर में वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य के मुद्दों में काम करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन व जरूरी आंकड़े मुहैया कराएगा। इसी आधार पर वायु प्रदूषण घटाने व स्वास्थ्य की बेहतर कार्य योजना के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बताते चलते हैं कि रेलवे बोर्ड ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अगर टिकट बुक होने के बाद कोई ट्रेन निरस्त नहीं की जाएंगी, बल्कि 26 हफ्ते से पहले ट्रेनों के निरस्त करने की सूचना दी जाएगी ताकि यात्री परेशान न हो।
बिना पूर्व प्लानिंग के अचानक ट्रेनों को निरस्त करने को लेकर रेलवे बोर्ड ने यह सख्त रुख अपनाया है। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय जोन को पत्र लिखकर कहा है कि ट्रेनों का निरस्तीकरण 26 सप्ताह पहले किया जाना चाहिए। टिकट की अगर बुकिंग हो चुकी है तो उन तारीखों में ट्रेन नहीं निरस्त कर सकेंगे। अपरिहार्य स्थिति में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। यह व्यवस्था सिर्फ रूटीन कार्य के लिए होने वाले निरस्तीकरण से संबंधित है। रेलवे बोर्ड ने 24 दिसंबर को अब एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि किसी भी प्रकार के निरस्तीकरण के लिए महाप्रबंधक को चेयरमैन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लगातार अचानक ट्रेनों के निरस्तीकरण को लेकर किया है जिससे कि यात्रियों को परेशानी न हो। रेलवे बोर्ड का कहना है कि अचानक से ट्रेनों के निरस्त किए जाने से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा है कि किसानों की मर्जी के बिना उनकी जमीन उनको बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसानों की मर्जी के बगैर उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए बाध्य नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि सरकार को जरूरत हो तो वह नियमानुसार जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति M.K. गुप्ता, न्यायमूर्ति मनोज कुमार निगम की खंडपीठ ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा के महेंद्र सिंह व 98 अन्य किसानों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ने बहस की और उनका कहना था कि जेवर तहसील के गांव में कई गांव ऐसे हैं जिसमें किसानों की भूमिदरी खेती की जमीन है लेकिन नोएडा द्वारा जबरन अपने पक्ष में बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। वहीं अधिवक्ता दूसरे का कहना था कि प्राधिकरण ने किसानों को लोकहित के कार्य करने के लिए अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया है। मर्जी के खिलाफ किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है। जो मुआवजा लेने के लिए तैयार होंगे उन्हीं की जमीन ली जा सकेगी। इस समय मौसम में बड़ा बदलाव लगातार हो रहा है और सुबह और शाम की सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं। अब कोहरा भी छाने लगा है और इसी के चलते कल हम आपको बता दें कि सड़कों पर चलना भी लोगों के लिए, राहगीरों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। खास तौर से वाहन चालकों के लिए सड़क के किनारे सफ़ेद पट्टी आवश्यक होती है जिससे कोहरे में उनको रास्ते का ज्ञान रहता है। लेकिन कटरा बिल्हौर हाईवे पर सफ़ेद पट्टी बीच में नहीं पड़ी होने से मल्लावा जाने वाले वाहनों के दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से बिलग्राम हरदोई के बीच भी जगह जगह सफ़ेद पट्टी नहीं है। हाईवे पर सफ़ेद पट्टी डलवाए जाने की मांग वाहन चालकों द्वारा लगातार की जा रही है। कोहरे में वाहन चालक पट्टी का सहारा लेकर ही वाहन चलाते हैं और अधिशासी अभियंता PWD SK मिश्रा का कहना है कि सफ़ेद पट्टी यदि कहीं नहीं है तो उसे दुरुस्त कराया जाएगा। दूसरी ओर इस समय सर्दी से लोगों को बचाने के लिए रैन बसेरों का भी निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ अलाव जलाने के भी निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। लेकिन कल हरदोई नगरपालिका क्षेत्र में जब देखा गया तो वहां पर सिर्फ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा चौराहा, बड़ा चौराहा, जिनपी चौराहा, मेडिकल कॉलेज के सामने आदि तथा सहित DM और CDO, ASP, SDM आदि के बंगलों के सामने अलाव जलाने के लिए लकड़ी व भूसी डाली गई थी। वहां पर इस साल भी कई बड़ी परियोजनाएं अधूरी रह सकती हैं क्योंकि नया साल आने वाला है और पिछले साल में कौन से ऐसे काम थे जो नहीं पूरे हो सके और उनकी वजह से जनता को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद इस साल भी कई बड़ी परियोजनाएं यानी कि 2023 में अधूरी रह गई। अब चुनावी वर्ष में इनके पूरी होने की लगातार लोगों को उम्मीद है। परियोजनाएं पूरी होती तो जिले के हजारों लोगों को लाभ मिलता, पर कहीं अफसरों व कहीं नेताओं की अनदेखी तो कहीं बजट की कमी के चलते ऐसा नहीं हो सका है। इसमें कई पुल हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, अस्पताल की IPD हैं, सड़कें हैं, ITI भवन भी शामिल हैं जहां बजट की समस्या को लेकर इस साल लोगों को इनका इंतजार करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सिकरौरी पुल हरदोई से कुछ ही किलोमीटर पर है, लगभग 12-13 किलोमीटर पर। वहां पर हरदोई सीतापुर हाईवे है और इसी पे सिकरौरी गांव के पास में लगभग 95 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 पुल 2 साल से बने खड़े हुए हैं, लेकिन पुल के दोनों तरफ 100-100 मीटर
जो मिट्टी का मार्ग होता है वो अभी तक नहीं बन सका है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने करीब 1.5 करोड़ रुपए से सड़क बनाने व इसके लिए रास्ते में आने वाली किसानों की जमीन के बदले मुआवजा देने के लिए 1.5 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। एस्टीमेट व बजट की स्वीकृति में देरी के कारण यह पुल इस साल भी मतलब 2023 में भी लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक रहा और ये बेमतलब साबित हुआ है। करीब 10,000 वाहन चालक रोज अपनी जान जोखिम में डाल करके इस हाईवे से गुजरते हैं। वहीं सर्कुलर रोड पर हरदोई शहर के सर्कुलर रोड पर बेलाताली के किनारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना है। इसके लिए बेसमेंट बन रहा है। इसे मार्च तक पूरा होना था पर ऐसा नहीं हो सका। काम में सुस्ती के चलते यह अभी भी अधूरा पड़ा है। इस कारण मशीनों की फिटिंग नहीं हो सकी है और गंदे पानी को शोधित करके तालाब में भरने का जो एक सपना था वो अभी पूरा नहीं हो पाया है। नगेटा रोड आवास विकास कॉलोनी इलाके में हजारों मोहल्लेवासी जल भराव की दिक्कत भी इसके पूरा न होने के कारण झेल रहे हैं। घने कोहरे के कारण बिलग्राम में डंपर अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गया और घटना में मिठाई की एक दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि पंचर की एक दुकान में रखे उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो गए। एक ट्रांसफार्मर और बिजली के 2 पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए और ये बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन किसी तरीके से ये जनहानि बच गई। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कौशलपुर निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा बैंक ऑफ इंडिया में करेंसी चेस्ट अधिकारी हैं। उन्होंने शहर कोतवाली में तैनात दीवान से कहा कि गाड़ी हटा लो क्योंकि उनकी मां बीमार हैं। उनका आरोप है कि यह बात सुनकर दीवान भड़क गए और उनकी हरकत देखकर शैलेंद्र की 12 साल की बेटी ने वीडियो बनाना शुरू किया तो पुलिस के दीवान ने उससे भी अभद्रता की। इस मामले में हरदोई के पुलिस उपाधीक्षक अंकित मिश्रा ने बैंक के सहकर्मियों से और उनके परिवार वालों की मौजूदगी में उनकी बात पूरी सुनी और उसके बाद में उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि जांच के बाद इसमें अवश्य कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में नए साल से जिले में कुछ परिवर्तन भी होंगे और ये परिवर्तन श्रवण बाधित दिव्यांगों के लिए भी और अन्य दिव्यांगों के लिए उनके लिए खुशखबरी भी बन सकते हैं, क्योंकि हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के अनुरोध पर संसद सदस्य जयप्रकाश ने अपनी सांसद निधि से मशीन और रूम के लिए 16,50,000 रुपये देने के लिए बजट की स्वीकृति दे दी है। जिलाधिकारी ने कोशिश की है कि अगले एक पखवाड़े में इसकी निविदा प्रक्रिया पूरी कर 26 जनवरी तक हर हाल में उक्त सुविधा जिले के लोगों को उपलब्ध हो जाए और ये बेरा टेस्ट जो होता है इसकी सुविधा मिल जाने से अब लोगों को बाहर दौड़ना नहीं पड़ेगा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचे थे जिन्हें श्रवण संबंधी परेशानी थी, लेकिन बेरा टेस्ट न होने के कारण कोई सहायक उपकरण नहीं मिल पा रहा था। इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने संसद सदस्य जयप्रकाश से अपनी सांसद निधि से बजट देने का आग्रह किया तो व्यापक जनहित को देखकर संसद सदस्य ने अपनी सांसद निधि से यह बजट देने के लिए स्वीकृति दे दी है। 26 जनवरी से पहले यह मशीन जिले में लग सकती है। 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय में उक्त मशीन साउंड प्रूफ रूम में स्थापित होगी। हरदोई शहर के संसद सदस्य जयप्रकाश का कहना है कि जनपद में बेरा मशीन न होने और इसके टेस्ट के लिए जनपद वासियों को लखनऊ अभी तक दौड़ लगानी पड़ती थी और बेरा मशीन के लिए उन्होंने अपनी निधि से बजट दे दिया है। जिलाधिकारी मशीन की गुणवत्ता को गंभीरता से देखकर इसको स्थापित करने का कार्य सुनिश्चित कराएंगे। हरदोई के गांवों को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार कराई जा रही है और इस कार्य योजना में आमजन से जुड़े वरीयता के कामों को शामिल किया जाएगा। प्रधान व पंचायत सचिव सहित ब्लॉक के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरदोई में अतिक्रमण होने की वजह से कई रोडों पर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो सीतापुर रोड हो और चाहे वो सर्कुलर रोड हो। सभी जगह अतिक्रमण की वजह से वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं। सर्कुलर रोड पर बेलाताली के पास
रॉन्ग साइड में अक्सर वाहन खड़े रहते हैं। वहीं आईटीआई कैंपस की बाउंड्री वाल से सटे हुए फुटपाथ पर जगह जगह लोगों ने कब्जा कर रखा है। गेस्ट हाउस में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से लोग जहां जहां गेस्ट हाउस हैं वहां पर फुटपाथ पर ही अपने 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन खड़े करके कार्यक्रमों में शामिल होने चले जाते हैं। इससे सक्रिय हो चुकी रोड पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज जाने वाले वाहन रोडवेज बसों का भी आवागमन के चलते सड़क सक्रिय पड़ जाती है। अपने देश में सीमा पर निगरानी की क्षमता बढ़ाने के लिए JF-2 ड्रोन अब लिए जाएंगे। सीमा पार से लगातार हो रही घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भारतीय सेना निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की तैयारी में है। इसके लिए सेना एक फिक्स विंग ड्रोन जॉननेट ZEF-2 लाने वाली है। ड्रोन की मदद से सीमा पर दिन के अलावा रात में भी निगरानी हो सकेगी। वहीं यह दुश्मन के क्षेत्र में आग लगाने में भी सक्षम होगा। सेना ने टॉप ड्रोन बनाने वाली कंपनी जॉननेट टेक्नोलॉजीज को यह ऑर्डर दिया है। कंपनी जल्द ही इस ड्रोन को तैयार कर लेगी और कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला हादसे से खुद को बचाने वाला ड्रोन साबित होगा। साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इससे हासिल होगी। इसकी विशेषताएं ये हैं कि हादसे से बचाने के लिए बेली लैंडिंग डिज़ाइन अपनाई गई है। दुश्मन के क्षेत्र में आग लगाने में ये सक्षम होगा और 90 मिनट तक लगातार हवा में ये उड़ान भर सकेगा। उच्च क्षमता वाले कैमरे की मदद से रात में भी इस ड्रोन से निगरानी हो सकती है। यह दिन की तरह रात में भी नज़र रखने की क्षमता रखता है। इसका डिजाइन निगरानी और टोही कार्यों के लिए किया गया है। इसमें एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग लगे हुए हैं, यानी संचार की सेवा को प्रभावित करने में यह सक्षम भी है। पेलोड में एक हाई डेफिनेशन है कैमरा है और थर्मल इमेजिंग कैमरा शामिल है। यह दिन और रात के समय उड़ान के लिए आदर्श तौर पर मजबूत भी है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।